Hello and welcome to you all. My name is Vikram and I welcome you to SSCB YouTube channel. So guys, जैसा कि आपको पता है पॉलिटी की सीरीज चल रही है और अभी तक कुल 7 लेक्चर आ चुके हैं और इन 7 लेक्चर के बाद जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा लेक्चर 8, जिसमें आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, अभी तक मैंने आपको इंडियन काउंसिल एक्ट कौन कौन से पढ़ा दिए हैं। 1861, दूसरा मैंने पढ़ा दिया है 1892 का, तीसरा मैंने पढ़ा दिया है 1909 का। अब होगा ये कि अब 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे जिसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दूसरा आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसके बाद अगला वीडियो आने वाला है। तो गाइज सिंपली आपने करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने टेलीग्राम में जाना है, एसएससीबी को सर्च करना है और चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर मैं डेली करंट अफेयर डालता हूँ, डेली क्वेश्चंस डालता हूँ और इस वीडियो से रिलेटेड आपको सारे के सारे पीडीएफ वहीं पे मिलने वाली है। तो गाइस जाके चैनल को ज्वाइन करें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना गाइस। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि अब क्या हो रहा है आज के डेट में। आपने 2 चीजें देखी है, वो 2 चीजें क्या है गाइस, तो उन 2 चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक नाम मिलेगा, यहाँ पे आपका मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट 19। यहाँ पे एक एक्ट आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, जिसे बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और इसे बोलते हैं हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट या फिर रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे मॉन्टेग्यू जो थे वो क्या थे, वो थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के सचिव, और जो चेम्सफोर्ड थे वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये थे भारत के उस समय के वाइसरॉय। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है। जैसे कि आज के डेट में आपने संसद को देखा है, संसद में आपको 2 सदन देखने को मिलेंगे, तो उसी प्रकार से जो संसद होता है यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी केंद्रीय विधान परिषद की नियुक्ति की जाती है, जिसमें आपको 2 हाउसेस देखने को मिलेंगे। पहला हाउस है इंपीरियल लेजिस्लेटिव या फिर इंपीरियल लेजिस्लेचर, दूसरा जो हाउस होगा आपका होगा काउंसिल ऑफ स्टेट। सिंपली आप ये मान लीजिए कि अगर मैं पार्लियामेंट की स्थापना करता हूं तो वहां पे आपको 2 हाउसेस देखने को मिलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा में जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाता है, और जो हमारा राज्यसभा है वहां पे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। जो विधायक होते हैं राज्य के, वो कुछ को लोगों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं और वो वहां जाकर क्या करते हैं, राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट में। तो जो इंपीरियल लेजिस्लेचर था यानी कि जो विधान परिषद था, एक तरीके से आप उसको विधान परिषद कह सकते हो, केंद्रीय विधान परिषद, जो कि आपका सेंटर में होगा, वो होगा आपका 145 मेंबर का, और जो राज्य परिषद है वो होगी आपकी 60 मेंबर की। यहाँ पे आपने इसको समझना है कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हो चुकी है, जिसमें आपको 2 हाउसेस देखने को मिलेंगे, इंपीरियल और दूसरा मिलेगा लेजिस्लेचर, इंपीरियल, और यहाँ पे आपको मिलेगा काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये आपने ध्यान रखना है, जैसे कि आज की डेट में लोकसभा और राज्यसभा। अब होता यह है कि जो भारत की 10% टेरिटरी है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 145 सीट्स थी सेंट्रल इंपीरियल लेजिस्लेचर की यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की 145 सीटों में से कुछ का तो नॉमिनेशन होगा यानी कि विदाउट इलेक्शन के वो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन कुछ का इलेक्शन होगा और वो यहाँ पर आएंगे। तो इस हिसाब से ये बोला जाता है कि जो 10% भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर चुनावी पद्धति स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि इलेक्शन सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था भारत के 10% एरिया पे। अब क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा जो प्रोविनेंस था उनको ड्यूअल गवर्नमेंट बोला फॉलो करो या फिर डायरकी फॉलो करो। जो हमारा क्या था प्रांत, यहां पर इनको बोला गया कि आप ड्यूअल गवर्नमेंट यानी कि दोहरी सरकार, और यहां पर डायरकी का मतलब होता है आप भी आधा शासन देखो हम भी आधा शासन देखें। जैसा कि आपने कहां पे देखा, आपने देखा 1765 में, जब क्या हुआ 2 प्रकार से विभाजन कर दिया गया। इसमें राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू है, वो कौन देखता था, वो देखता था ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो लॉ एंड जस्टिस था वो देखता था राजा, एक तरीके से किंग देखता था। कहां पे, ये बंगाल की स्थिति है।
अब यहाँ पे आपने देखा जो प्रोविनेंस थे वहां पे डायरकी को फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे उसके पीछे में आपको दो रीजन बता देता हूं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ये एक्ट है, यहाँ पर ये क्या करता है एक्ट, कि जो भी हमारे पास आज के डेट में क्या है, एक तरीके से मुद्दे हैं, टॉपिक्स हैं, उनको दो भागों में बांट देता है। एक हो गया सेंट्रल, एक हो गया एक प्रोविंशियल। यानी कि सेंट्रल क्या है, जिस पर कानून आपका सिर्फ कौन बनाएगा, जिस पर सिर्फ आपका कानून बना सकता है केंद्र, और आपका जो प्रोविनेंस है इस पे कानून सिर्फ राज्य बनाएगा। जैसे कि भारत में आज आपको 28 राज्य देखने को मिल जाते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या बोला गया कि अब दो मुद्दे ऐसे होंगे जिन पे केवल सिर्फ और कौन बना सकता है, केंद्र और एक तरीके से प्रांत, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे, उन पर कानून बनाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए सेंट्रल लिस्ट। अच्छा, ये जो लिस्ट सिस्टम है आपको कहां पे देखने को मिलेगी, भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 12 शेड्यूल हैं। इस 12 शेड्यूल में आपको 7वां शेड्यूल मिलेगा जो कि लिस्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेंगी। इस 3 लिस्ट में आपको पहली लिस्ट मिलेगी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट मिलेगी आपको स्टेट लिस्ट, तीसरी मिलेगी आपको कंकरेंट। यूनियन में क्या है, यूनियन में यह है कि जो आपके सारे के सारे कानून है वो आपका सिर्फ केंद्र बनाएगा। यानी कि मुद्दे ऐसे जैसे कि आपका फॉरेन, जैसे कि आपका गृह मामले, जैसे कि आपका आर्मी, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो कौन देखेगा, आपका यूनियन देखेगा। उसी प्रकार से स्टेट, जैसे कि आपका कृषि हो गया तो ये कौन सा है, स्टेट का मामला। जैसे कि आपका पंचायत हो गया, आपका स्टेट का मामला। जैसे कि आपका पुलिस है, ये स्टेट का मामला हो गया, तो स्टेट के मामले ये सब है। कंकरेंट में क्या हो गया आपका, जैसे कि एजुकेशन, सैनिटाइजेशन, ये दोनों जगह जरूरी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो ये आ गया कंकरेंट में। कंकरेंट में स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना रहे हैं तो वहां पे किसका कानून प्रिवेल करेगा, तो यहाँ पे जो कानून है वो प्रिवेल करेगा, यानी कि किसका सरपास करेगा, यानी कि किसका कानून चलेगा, तो वहां पे केंद्र सरकार का कानून चलेगा, राज्य सरकार का कानून उसी समय वहां पे खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि जो गाड़ी है, गाड़ी अगर चला रहे हैं मोटरसाइकिल, तो वहां पे हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और नियम ला दिया कि अब 2 हेलमेट पहनना अनिवार्य है, तो वो 1 हेलमेट वाला वहीं पे खत्म हो जाएगा और 2 हेलमेट वाला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने एक ही मुद्दे पर कानून बनाया है, तो केंद्र का ही चलेगा। तो जो केंद्रीय सूची है यहाँ पे आपको डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, टेलीग्राम और रेलवे, पोस्टल, फॉरेन, ये आपको जो मैं बता चुका हूँ कि जो बड़े बड़े मामले ये केंद्रीय सूची में डाला गया। और प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय सूची, जिसमें आपका स्टेट कार्य करेगा, वो हो गया हेल्थ, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स, इरिगेशन, जेल, पुलिस, जस्टिस। अब ये पहले का है, यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट नहीं हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में है, जिसमें आपको एजुकेशन किसमें मिल जाएगा, कंकरेंट में मिल जाएगा। लेकिन हेल्थ और सैनिटाइजेशन अभी भी आपको प्रोविंशियल लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अंग्रेजों के द्वारा ली गई है, क्योंकि अंग्रेजों ने ये पहले ही ला दी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको 1909 वाले में चीज में एक चीज बताई थी, जिसे हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहां पे था आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अभी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसे हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 क्षेत्र हैं, इन 2 क्षेत्रों में यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये हिंदू बाहुल क्षेत्र है। ये जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, अगर यहाँ पे कुछ हिंदू भी रहते हैं और यहाँ पे चुनाव होता है, तो हिंदू नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में, और मेजोरिटी में आपको मुस्लिम मिलेंगे, तो मुस्लिम ही सिर्फ वहां पे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और मुस्लिम को ही वोट देने का हक है। लेकिन यहाँ पर अगर हिंदू बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर भी सिर्फ हिंदू खड़ा हो सकता है, मुस्लिम नहीं खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से गांधी जी ने इसका विरोध किया था। इन्होंने बोला था कि इससे जो हमारी एकता है वो खत्म हो जाएगी। क्या पता कि अगर हिंदू क्षेत्र में कोई मुस्लिम बहुत अच्छा कार्य कर रहा हो और उसको हम उठाना चाहते हैं, तो वो उठा नहीं पाएंगे। तो इस चीज का विरोध गांधी जी ने बहुत जोरों शोर से किया था। तो यहाँ पे अब इन्होंने बहुत बांटने की सोची, क्योंकि उस समय भारत की एकता और अखंडता बहुत ही चरमोत्कर्ष पर थी, जेनिथ पे थी, टॉप पे थी। ठीक है, बहुत से लोग मानते थे कि भारत को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों ने ये करना चाहा। अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट अब किसको भी दिया जाएगा, ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियंस, यानी कि क्रिश्चियंस को भी दिया जाएगा, एंग्लो इंडियंस को भी दिया जाएगा और सिख को भी दिया जाएगा। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, वो यूरोपियंस जो भारत में पैदा हुए थे, वो होते हैं आपके एंग्लो इंडियंस।
तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है गाइस कि सेपरेट इलेक्टोरेट अब इन तीनों को भी दिया गया, क्योंकि इन तीनों ने डिमांड रखी थी कि आपने 1909 में मुस्लिम को तो दे दिया और अब हमको भी चाहिए पृथक निर्वाचन, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम माइनॉरिटी में आते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाता है, जो हमारे मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार को पता ही नहीं है। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने, यानी कि जो ब्रिटिशर थे, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने क्या बोला, ये जो नियम है, जो कानून बनाया है 1919 का, इसमें क्या दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा इन तीनों को। अब होता यह है 1926 में कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि सीपीएससी, जिसे वर्तमान में आप क्या बोलते हो, यूपीएससी बोलते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन उस टाइम क्या था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था। इसको बैठाया गया। इन्होंने क्या बोला कि अब हम पेपर भारत में भी कराएंगे, क्योंकि पहले पेपर केवल लंदन में हुआ करता था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि अब पेपर लंदन और इलाहाबाद दोनों जगह कराए जाएंगे। तो ये जो यूपीएससी था, आज की डेट में जो आपको देखने को मिलता है, ये उस समय इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, वो थे रॉस बार्कर। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, कमेंट में आपने जरूर लिखना है गाइस, ठीक है। बढ़ते हम आगे, कुछ क्वेश्चंस लाया हूं गाइस मैं आपके लिए इससे रिलेटेड, तो आपको बताना है मुझे, ठीक है। मैं आपको उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, इसने क्लियरली केंद्र और प्रांत, यानी कि जो केंद्र सरकार थी और राज्य सरकार थी, इन दोनों के जो अधिकार क्षेत्र थे, ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं जिसको, उनको क्लियरली डिफाइन कर दिया था। ये नहीं होगा अब कि जो राज्य प्रांतीय सरकार है वो क्या करेगी, डिफेंस पे क्या दखल अंदाजी करेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि केंद्र सरकार हेल्थ पे, सैनिटाइजेशन पे, कृषि पे क्या करेगी, एक तरीके से अधिकार करेगी, ऐसा नहीं होगा। अब केंद्र और जो प्रांत हैं, यानी कि जो स्टेट्स हैं, दोनों अपने अपने कानून बनाएंगे और अपने अपने क्षेत्र पर ही कार्य करेंगे। तो इसे बोलते हैं कि दोनों को पता है कि उनका ज्यूरिडिक्शन क्या है, यानी कि उनका क्षेत्राधिकार क्या है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, प्रांतों में डायरकी के संस्थापक कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ डायरकी इन प्रोविनेंस। तो यहाँ पे आपको 3 नाम देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पेपरों में अलग अलग नाम है, बहुत सारी बुक्स में आपको अलग नाम है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो तीनों नाम एक ही है। लियोनिस कार्टिस हो गए, यहाँ पे लियो कार्टिस हो गए, और क्या हो गए यहाँ पे, लियो कार्टियर, लियो कार्टियर, लियोनिस कार्टिस, और यहाँ पे क्या हो गया गाइस, लियो कार्टिस। ये तीनों एक ही के नाम है, ऑल ऑफ दीज आर सेम। इनको एसएससी 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसएससी 2014 में पूछा गया था, उसमें आंसर था लियो कार्टिस का, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है यहाँ पर लियोनिस कार्टिस और लियो कार्टियर आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया था। अब आप मुझे ये बताएं, डायरकी का सिद्धांत क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू, डायरकी से आप क्या समझते हो, अगर ये थ्योरी है तो वो किस प्रकार से। तो मैं आपको बता दूं, डायरकी का मतलब है पावर्स का विभाजन, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। आप डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो, डिविजन ऑफ सब्जेक्ट आप इसे कह सकते हो गाइस। तो इस डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिन जो मुद्दे हैं आपके, उनको आपने 2 भागों में बांटना है, और जब उन 2 भागों में आप उसे बांट दोगे तो आप क्या कर दोगे, डायरकी कर दोगे, यानी कि आप क्या कर दोगे, द्वैध शासन लेके आ जाओगे। आपके वहां पे डबल गवर्नमेंट आ जाएगी, यानी कि कुछ गवर्नमेंट आपके ये मुद्दे देखेगी और कुछ गवर्नमेंट आपके वो मुद्दे देखेगी। तो डायरकी का सिद्धांत यही कहता है। अब आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज आल्सो नोन एज, तो ये CDS 2 2019 में पूछा गया है, जो कि आपका अक्टूबर में होता है ना एग्जाम, CDS 2 का यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है। तो वहां पे ये पूछा गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसे किस और नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट या फिर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तौर पर भी इसको पहचाना जाता है। वहीं पे आपने अगर देखना है 1909 वाला, तो इसे हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये 2 नाम है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया गाइस हमारा आज का लेक्चर। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है आपका, ऐसे सपोर्ट आपने करना है। बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे गेन हो रहे हैं। तो गाइस यही जो आपकी सीरीज है कंटिन्यू रहेगी, ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट में आपने बताना है कि आपको कौन से और सीरीज चाहिए, आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट में। मैं गाइस जरूर कोशिश करूंगा कि उसको मैं लेके आऊं। मेरा गाइस यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। सो गाइस बस आपने करना यह है कि आपने इसको शेयर करना। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।